हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या था लास्ट टॉपिक? क्रिकेट के बारे में था। चलो तो फिर क्रिकेट खत्म हो गया। लिखना है इसमें, एनी चेंज इन प्रेशर any change in pressure in a liquid at a point, any change in pressure in a liquid at a point is transmitted is transmitted is transmitted to all the point to all the points is transmitted to all the points of the liquid without without losing its magnitude without losing its magnitude. देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पॉइंट ले रहे हो या का कुछ प्रेशर होगा। अभी क्या ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हाइट h नीचे है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P विल बी P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पिस्टन ला के रख दिया और इस पिस्टन को प्रेस कर रहा है। पिस्टन को प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा और दैट फोर्स पर यूनिट एरिया विल गिव प्रेशर। तो इसका मतलब कहने का है कि जब इसको प्रेस करोगे यहाँ से तो इस हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इंक्रीज है ना, ये क्या होगा, ये थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। और उसी के अकॉर्डिंग अगर तुमने यहाँ से यहाँ प्रेशर बढ़ाया पी नोट का, तो अब जो फाइनल प्रेशर होगा पी, दैट विल बी, ये पहले था ये, इसमें पी डैश की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, वो हर पॉइंट के लिए। अगर यहाँ पर भी अगर पॉइंट ले रहे हो, ये हाइट अगर एच डैश है, तो उस पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी प्लस पी नॉट रो जी एच प्लस पी डैश एच डैश। ठीक है, सारे पॉइंट पे ऐसा होता है कि अगर एक जगह का प्रेशर बढ़ाओगे तो दैट चेंज विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड एट ईच एंड एवरी पार्टिकल। अब इसका क्या है कि हम यूज कर लेते हैं। यूज होता है इसका लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में या क्रेन में। तो लिखना एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। लिखना दिस लॉ इज यूज्ड, हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। लिखना दिस लॉ इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, और हाइड्रोलिक क्रेन टू लिफ्ट to lift to lift heavy objects using
much lesser force, using much lesser force. इसका कुछ सेटअप इस तरीके का होता है। डायग्राम बनाना। हो गया। चलो देखो, इसमें होता है क्या कि अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे, इस पे फोर्स लगा रहे हो F1, तो ये जो यहाँ सबसे टॉप पे जो फ्लूइड है उसमें क्या होगा, प्रेशर आएगा, इंट्रोड्यूस होगा एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस फोर्स के चलते, एंड दैट उसके चलते ये इसको लिख सकते हो P इंटू ए, P1 इंटू A1। ठीक है, यहाँ पे अगर तुमने फोर्स लगाया तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर जो यहाँ पे आया इस फोर्स के चलते इनटू एरिया जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने बोला कि कोई भी चेंज अगर यहाँ इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करोगे तो दैट चेंज ऑफ प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यहाँ का भी प्रेशर, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर जगह का प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे प्रेशर कितना बढ़ाया, P1 के बराबर बढ़ाया। तो इस पॉइंट का भी जो प्रेशर होगा वो P1 के इक्वल होगा। अब सुन लो, यहाँ पे यहाँ का एरिया अलग है, तो प्रेशर आएगा तो ये जो यहाँ पे पिस्टन रखा हुआ इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ F2। ठीक है, और ये जो F2 है ये होगा क्या, P1 इंटू A2। P1 सेम क्यों रख रहे हो, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कितना किया प्रेशर, इस फोर्स के चलते P1 इंट्रोड्यूस किया है, तो दैट इंट्रोड्यूस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड हर पॉइंट पे। तो हमें किस पॉइंट पे चाहिए, काम यहाँ से करना है, तो इस पॉइंट का प्रेशर इंक्रीज कितने से होगा, P1 का, तो इतना। तो इसके चलते, इस F1 के चलते यहाँ पे एक फोर्स दिखेगा F2, और वो प्रेशर P1 इंटू A2, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। अब हमें पता है कि यहाँ से लिख सकते हो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। और अगर F2 कैलकुलेट करना है तो F2 विल बी हाउ मच, A2 बाई A1 इंटू F1। और अगर यहाँ पे if A2 is greater than A1 then F2 will greater than what, F1। और यही तो हमें चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, एक 10 न्यूटन का फोर्स 100 न्यूटन के व्हीकल को उठा सकता है। ठीक है ना, एक 10 न्यूटन का फोर्स 100 न्यूटन के व्हीकल को उठा सकता है, कैसे, गिवन ये जो एरिया है इसका रेशियो 1:10 होना चाहिए। अगर यहाँ का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो यहाँ से जो फोर्स बाहर निकलेगा वो कितने का होगा, 100 न्यूटन का होगा। और उसके अकॉर्डिंगली अगर तुमको इंक्रीज करना है और भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जो जहाँ गाड़ी वॉशिंग कराते हैं ना, वो इसी तरीके का एक डिवाइस यूज करते हैं। एक तरफ एरिया बहुत ही छोटा होता है, उधर से ऐसे पैर से प्रेस करेंगे और उसके चलते गाड़ी उड़ जाती है। वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो ये तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब चलेंगे थर्मल पार्ट में। साउंड अभी भी रोक रहे हैं। साउंड 11 का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर होगा। थर्मल में जो अपना पहला चैप्टर होगा दैट इज कैलोरीमेट्री। सबको चैप्टर का नाम लिख लो, कैलोरीमेट्री। अभी से जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर जो अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें सब हीट हीट बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि थर्मल पार्ट है तो हीट का और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जो सबसे पहला हेडिंग है वो है हीट। क्या होता है हीट? एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी कंटेंट, जो भी एनर्जी होता है, अभी तक जितने हमने एनर्जी पढ़ा है वो क्या होता है, किसी बॉडी के द्वारा पजेस किया जाता है। जैसे अगर वेलोसिटी है तो एक एनर्जी पजेस करेगा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन चेंज करते हो तो वो एक और एनर्जी पजेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले हमने प्रेशर एनर्जी भी देखा था। तो हीट है, अगर बोल रहे हो कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो किस फॉर्म में आता है, कहाँ पे ये रहेगा, बॉडी में कहाँ रहेगा? हुँ? बोलो। ये जो एनर्जी है ना, ये हमेशा मोशन में रहता है। ये तभी दिखेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। दो बॉडीज लोगे, जैसे एक बॉडी है तो हीट तब तक नहीं दिखेगा जब तक दूसरी बॉडी इंट्रोड्यूस करो जिसका टेम्परेचर इस बॉडी से अलग है। ठीक है ना, तो लिखना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है इन मोशन या फ्लोइंग। पहले इसको क्या करे थे कि एक अदर मतलब फिजिकल क्वांटिटी मानते थे। हीट जब शुरू शुरू में ढूंढा गया था तो इसको हम एनर्जी नहीं मानते थे, एक अलग तरीके का फिजिकल क्वांटिटी मानते थे, जिसके टर्म में टेम्परेचर को डिफाइन करते थे कि अगर बॉडी कोई हॉटर है और कूलर है तो उसके बीच में क्या होगा, हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हॉटर टू कूलर बॉडी। उस टाइम में एनर्जी नहीं मानते थे। बाद में जब और आगे रिसर्च हुआ तो पता चला कि एक एनर्जी है जो कि फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो इसका यूनिट उसके अकॉर्डिंग आया था। शुरू शुरू में जो इसकी यूनिट आई थी वो क्या थी, कैलोरी। हीट की जो यूनिट है वो क्या है, कैलोरी है। तो लिखना, इट इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड इन कैलोरी, it is measured in calorie and its SI unit is, and its SI unit is joule। पहले कैलोरी में मेजर करते थे, जब पता चला कि एनर्जी है तो फिर इसकी SI यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। कन्वर्जन क्या होता है, कैलोरी टू जूल या जूल टू कैलोरी। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी कितने के बराबर होगा, 4.18। हाँ वही 2 बोल रहे हो, ठीक है, जूल। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लेना। when two bodies when two bodies when two bodies having different temperature, when two bodies having different temperature
temperature are placed in contact, are placed in contact, are placed in contact, heat flow from, heat flow from, heat flow from high temperature to low temperature body, from high temperature to low temperature body. लिखना, heat is divided into, heat is divided into, heat is divided into two parts, heat is divided into two parts, sensible heat, number two latent heat. तो अगर किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी बॉडी को हीट कर रहे हो तो दो चीजें होती है, इधर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर उसका फेज चेंज होगा। तो अगर तुमने बॉडी को हीट दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ऐसे हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट। और अगर हमने बॉडी को हीट दिया, उसका फेज चेंज हो गया, जैसे वाटर था लिक्विड में, हीट दिए वेपर में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। या फिर और भी बहुत सारे सब्लिमेशन प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस में जो हीट दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है सेंसिबल हीट। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सेंसिबल हीट होता क्या, लिखना। देखो, when heat provided to a body, when heat provided to a body, when heat provided to a body changes its temperature, changes its temperature, it is called sensible heat, it is called sensible heat, it is called sensible heat, and this process is called sensible heating, and this process is called sensible and this process is called sensible heating, full stop. During sensible heating, during sensible heating, during sensible heating, heat supplied to the, heat supplied to the body, heat supplied to the body is proportional to, is proportional to, proportional to change in, change in temperature of the body, change in temperature of the body, that is Qs is directly proportional to delta T. और अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो Qs will be C delta T, where C is heat capacity of the given body, E को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा,
जूल पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये डेल्टा टी है, इधर आके डिवाइड होगा, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको जूल पर केल्विन भी बोल सकते हो और कैलोरी पर केल्विन भी लिख सकते हो। लिखना इसके नीचे, इट इज डिफाइंड एज हीट कैपेसिटी के बारे में बोल लो, हीट कैपेसिटी लिख सकते हो, हेडिंग हीट कैपेसिटी, उसके बाद लिखना इट इज डिफाइंड एज amount of it is defined as amount of heat is defined as amount of heat given to a body is defined as amount of heat given to a body for unit change in its temperature, for unit change in its temperature. ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसको 10 जूल हम हीट दे रहे हैं और उस 10 जूल के चलते क्या हो रहा है, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो दैट 10 जूल पर डिग्री सेल्सियस विल बी व्हाट, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, सर एक बार बोलिए ना। क्या क्या बोलना है? हीट कैपेसिटी पूरा डेफिनेशन फिर से, या जो बाद में एक्सप्लेन किया वो? एक्सप्लेनेशन। हाँ, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसको हमने 10 जूल का हीट दिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ, तो दैट 10 जूल विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि हमने जितना हीट देंगे ना, हीट दिए उसका टेम्परेचर चेंज कितने से हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से, यूनिट से चेंज होगा, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी फॉर दैट बॉडी। ठीक है, ओके। इट इज, नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑल्सो गिवन एज C is equal to M into S, where M is mass of the body and S is specific heat capacity. हीट कैपेसिटी जो होता है, एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो उसका हीट कैपेसिटी का जो यूनिट था उसमें हर जगह मास से डिवाइड हो जाएगा। टमाटर के सॉस वाला खाना भी बना रहे हो? ऑर्डर खा चुके हैं, नहीं तो कर देते। इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्पेसिफिक। सेम डेफिनेशन वहां तक का
बस वो जो बॉडी था ना, जो हीट कैपेसिटी, उसमें बस यूनिट मास आ जाएगा, ठीक है ना। जो डेफिनेशन लिखा थे उसके लिए कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ बॉडी था ना, यहाँ होगा अ यूनिट मास बॉडी, बस उतना ही चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम जो हीट कैपेसिटी का था वही रहेगा। तो लिख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, specific heat capacity is defined as, specific heat capacity is defined as amount of heat given, amount of heat given, heat given to a body of unit mass, to a body of unit mass to increase its, to increase its, to increase its temperature by 1 degree Celsius। ठीक है, रुको देखते हैं सवाल कोई होगा तो करवाएंगे इस पे। चलो सवाल नहीं है, एक छोटा सा इसी में नोट में लिखना, इफ heat capacity, if heat capacity of the body, if heat capacity of the body is not constant, is not constant, and it changes, and it changes with respect to temperature, and it changes with respect to temperature, then sensible heat is given as, then sensible heat is given as देखो क्या होगा कि अभी जो C है ना वो टेम्परेचर के कोरोस्पॉन्डिंग चेंज होगा, तो लार्ज चेंज में अगर देखेंगे ना तो C की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अगर किसी कोई बॉडी है, इसका जो C है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो अगर लार्ज टेम्परेचर चेंज लोगे, जैसे T1 से T2 तक जाओगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, और उस अलग अलग के चलते अगर तुमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T से, ठीक है। अगर इससे कैलकुलेट, एक्चुअल में यही है C डेल्टा T है, अगर इससे कैलकुलेट करें तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि C की वैल्यू हमने कांस्टेंट मान करके रखा है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे ना कि छोटे पीरियड में या छोटे टाइम में, छोटे टेम्परेचर चेंज में कितने का हीट सप्लाइड हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे जो भी हमारा टेम्परेचर का जो इंटरवल है उसमें, तो आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे फॉर dt temperature change, और dt temperature change dqs is equal to इतना होगा, एंड for change in temperature from T1 to T2, Q is equal to integration dqs T1 से T2, या फिर इसकी वैल्यू रख दो C dt T1 to T2। सर आज ये 12th का कब है?
हेल्थ का वो तो अभिषेक सर से पूछो। अभी होना चाहिए ना 2 बजे। हाँ हाँ, वो अभिषेक सर से पूछना पड़ेगा, मैसेज करो या कॉल करके उनसे बात करो कब। ठीक है। देखो इसी का हमने स्पेशल केस पढ़ा था, क्योंकि मैंने उधर डायरेक्टली लिख दिया था QS इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। सी को कांस्टेंट माना था, अगर सी कांस्टेंट होता चुपचाप बाहर आ जाता, तो इधर क्या बचता, डेल्टा टी हो जाता। ठीक है, जो मैंने उधर लिखा हुआ था। तो एक्चुअली इसका ये स्पेशल केस है व्हेन सी इज कांस्टेंट। तो आप 10-15 सवाल सॉल्व करोगे ना, तो एक आध ऐसा मिलेगा जिसमें सी वेरिएबल होगा टाइम टेम्परेचर के साथ। फिर यहाँ से यूज करना, अगर सी कांस्टेंट होगा तो इसको सीधे पुट कर सकते, पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक सवाल लिखना, लिखना द स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट of a solid, the specific heat of a solid is given as is given as is given as S equals to AT square, is given as S equals to AT square. Find heat, find heat required, find heat required to increase the temperature, to increase the temperature of mass 0.5 kg, of mass 0.5 kg of this body, from 0 Kelvin to 20 Kelvin, from 0 Kelvin to 20 Kelvin। या जो A है ये एक कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है इन केल्विन। लास्ट लाइन क्या था, मास 0.5 kg ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम 0 केल्विन टू 20 केल्विन। हाँ, कितना, अरे टी की वैल्यू पुट करोगे ना कुछ। सर ए कांस्टेंट है। हाँ, ए इज कांस्टेंट। So 0.5 into A into 22 per Q by 3. देखो एस दिया है तो यहाँ से सी निकाल सकते हो, सी विल बी व्हाट, m इंटू एस। तो 0.5 AT स्क्वायर। अब इसको उठा करके यहाँ रख दो, तो QS जो होगा डेट विल बी व्हाट,
0 to 20 0.58 टी स्क्वायर, और a कांस्टेंट है, 0.5 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0.5 a, इधर हो जाएगा t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 20. सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम एज 20 क्यूब डिवाइडेड बाई 3. और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे 4a 3 डिवाइडेड बाई 3. यूनिट क्या रखेंगे इसका? यूनिट क्या रखेंगे? क्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यूनिट क्या रखेंगे? नहीं, जो इसका यूनिट है ना, सुनिए, जो इसका यूनिट है वो ए पे डिपेंड करेगा. ये जो कांस्टेंट है ना, इस पे इसका यूनिट डिपेंड करेगा. अगर ए को, इफ ए इज इन जूल पर डिग्री सेल्सियस, ए जो है वो जूल पर डिग्री सेल्सियस, पहले इधर से एक बार निकालना पड़ेगा यूनिट इसका. एस जो है वो कितने के बराबर था? 80 स्क्वायर था ना, तो उसके अकॉर्डिंग, एक मिनट इसका यूनिट देखते हैं. शायद यह क्यूब होगा, एक बार चेक कर लेना. एस का यूनिट क्या होना चाहिए था, और केजी भी होगा, ऐसा कुछ. अब इसमें टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का यूनिट आ जाएगा ना, टी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा. ठीक है, तो देखो, अगर ए का यूनिट ऐसा रहता तो जो हमने सॉल्यूशन किया है ये गलत होता. अगर ए का यूनिट ये रहता, कितना? जूल पर डिग्री सेल्सियस क्यूब केजी, तो हमने जो कैलकुलेशन किया अभी तक ये गलत होता, क्योंकि हमने इसमें जो टेम्परेचर रखा वो किस में रखा है? केल्विन में. इसके अनुसार किस में रहना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, तो अगर यहाँ केल्विन रहता तब हमने जो करा है वो सही होता, और यहाँ से जो आंसर आता वो आता जूल में. आ रही है बात समझ में? और अगर इसी ए को दे देता कैलोरी इस फॉर्म में, तो यहाँ से जो यूनिट आता वो क्या होता? कैलोरी होता. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो सवाल है अगर उसमें ए की वैल्यू दी हुई है तो उसके यूनिट पे ध्यान देंगे. यूनिट अगर जब पुट इधर केल्विन होगा तो जो टेम्परेचर का रेंज रखेंगे उसको किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे. अगर इधर डिग्री सेल्सियस होता तो इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ता. ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा. ऐसे टेम्परेचर चेंज होगा, लीनियर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा सी और डेल्टा के सेम होता है. लीनियर टेम्परेचर चेंज मतलब जैसे इसका पावर ऐसे रहता तो डेल्टा टी रखो या डेल्टा सी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लीनियर चेंज में डेल्टा सी की जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू डेल्टा के की भी होती है. लेकिन अगर क्यूब लगा हुआ है तो डेल्टा सी क्यूब या डिग्री सी क्यूब ये बराबर नहीं होगा के क्यूब के, या स्क्वायर हो जाए या कुछ भी पावर एन हो अदर देन 1. इसका पावर एन है अदर देन 1, तो ये वैलिड नहीं है. तब डेल्टा सी और डेल्टा के की वैल्यू सेम नहीं होगी, तब दिक्कत होगा. और नहीं तो अगर इधर में दिया हुआ है तो फिर चेंज करना सीख लो. चेंज करने का मतलब डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे यहाँ पे, और ए के जो डायमेंशन है उस पर ध्यान देंगे. ठीक है ना, और नहीं ऐसे नॉर्मल चेंज दिया हुआ, लीनियर चेंज दिया है तो वहां सोचना ही नहीं, वहां के रखो या सी रखो सेम बात है. लीनियर चेंज कहने का मतलब होता है पावर 1. कन्वर्जन आता है डिग्री से केल्विन में, कैसे कन्वर्ट करते हैं? कितना ऐड करते हैं? 273. 273. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना वाटर इक्विवेलेंट.
देखो होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसी बॉडीज हमें मिलती है जिसका सी एंड एस पता नहीं होता। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ ऐसी बॉडीज है जिनका सी और एस नहीं पता है, तो फिर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कितने का टेम्परेचर चेंज होगा वो हम पता नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ी बॉडी है, अगर उसको हीट दी है तो उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। तो अगर सी और एस नहीं पता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा टेम्परेचर चेंज कितने का होगा। तो हम एक काम करते हैं कि उस पूरी बॉडी से एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं। ठीक है, बॉडी का सैंपल है अननोन सी और एस। ठीक है, और इसके साइड में वाटर रखते हैं। ठीक है, तो इसको हीट देना शुरू करते हैं और टेम्परेचर मेजर करना शुरू करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ तुमने 10 जूल हीट दिया और इसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हुआ, सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। 10 जूल हमने इसको हीट दिया और इसका भी जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो इसके बराबर हुआ। तो हम इस बॉडी के इक्विवेलेंट ये वाटर यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि वाटर का हमें हीट कैपेसिटी पता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ना, इसका मास होगा कुछ, सैंपल है, हमने मास लिया है। अब हमने पता चला कि 10 जूल हमने हीट दिया ना, तो इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ? 10 जूल से। सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने m मास को दिया और वो क्या था? वाटर था। तो हमने देखा टेम्परेचर चेंज कितने का हुआ है? डेल्टा टी का हुआ। तो इस बॉडी को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह वाटर रख देंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि वाटर का हमें सी पता है और साथ ही साथ एस भी पता है। तो एम अगर वाटर के यूज करेंगे तो एस वाटर के यूज कर सकते हैं, और जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको पुट कर देंगे। तो अगर टेम्परेचर चेंज पता है तो हमने हीट सप्लाई कितना किया वो पता चल जाएगा, और अगर हमें हीट कितना सप्लाई करना है तो टेम्परेचर चेंज का पता चल जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई भी एक ऐसा बॉडी जिसका एस अननोन है या सी अननोन है, तो उसमें से एक सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल को हीट प्रोवाइड करते हैं। कितना? कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ 10 जूल लिया है। तो इस बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी से हुआ, अब इसके पैरेलल एक और प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ वाटर को 10 जूल देते हैं, और टेम्परेचर चेंज अगर डेल्टा सी से हुआ, डेल्टा टी से हुआ, तो जिस मास ऑफ वाटर को हम वो टेम्परेचर ये हीट दे रहे हैं, जिसके चलते ये डेल्टा टी चेंज हो रहा है, इस मास को इसका वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो अगले प्रोसेस से इसको नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह पे वाटर यूज कर लेंगे। मास किसका रखेंगे? वाटर का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका रखेंगे? वाटर का। इस बॉडी का जरूरत ही नहीं है, इसलिए नाम क्या? ये जस्ट इक्विवेलेंट है, वाटर यूज कर रहे हैं इसलिए इसको वाटर इक्विवेलेंट यूज बोलना है। आ रही बात समझ में? तो हेडिंग लिखना, हेडिंग तो लिख ही चुके होगे, डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं इसका। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो तो बोल दो, एक बार और समझा देंगे, और नहीं तो फिर हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता सकते हैं? चलो एक बार और बता रहे हैं। देखो, ये एक सैंपल है जिसका सी और एस दोनों पता नहीं। तो अगर हम Q इक्वल्स टू, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सी और एस नहीं पता है, तो सी डेल्टा टी, ये टेम्परेचर में चेंज कितने को गए हम नहीं बता सकते हैं। मान लो हमने 1000 का एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, एक बॉडी था जिसका हमें टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ पता ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सी की वैल्यू पता नहीं है। अगर सी की वैल्यू पता रहती तो डेल्टा टी इजिली कैलकुलेट कर लेते, डेल्टा टी इक्वल्स टू आ जाता। अभी क्या है ना कि अगर सी नहीं पता है तो हम इस पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूरे बॉडी का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम हीट देंगे। अगर छोटा सा सैंपल है तो उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, छोटा सा सैंपल है तो थर्मोमीटर लगाओ या थर्मोकपल लगाओ, इसका टेम्परेचर रीड होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसके पैरेलल एक कुछ मास रखेंगे वाटर का, और चेक करेंगे कि इसको अब अगर 1 जूल बढ़ा है तो इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, फिर 1 जूल उसको दिए तो इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर में चेंज देखते जाएंगे। तो जैसे ये एनर्जी जो सप्लाइड एनर्जी है, उस सप्लाइड एनर्जी के चलते दोनों का जो टेम्परेचर चेंज है ना, अगर वो एग्जैक्ट हो गया तो दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस बॉडी। ठीक है, आया समझ में? यस सर। आ गया? चलो ठीक है, लिखना वाटर इक्विवेलेंट के केस डेफिनेशन क्या होता है। लिखना, व्हेन हीट कैपेसिटी
when heat capacity of a body, when heat capacity of a body is unknown, we use we use we use we use water in place of this body, water in place of this body, full stop. Amount of water for which it undergoes same temperature change, as that of the given body, on supplying same amount of heat, full stop. This mass of water is called water equivalent, for the given body, ठीक है। एक बार पढ़ के अब एक बार और पढ़ लो ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक बार रीड मार लो आराम से। हो गया। यूनिट क्या होगा इसका? मास है तो या तो ग्राम या फिर केजी, ठीक है ना, क्योंकि मास ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं उस पूरे बॉडी के मास की जगह। लिखना, लिखो, if small m is water equivalent for a body, if small m is water equivalent for a body, then heat supplied to the body, for a temperature change of delta T, is given as mass of water into SW। SW का मतलब है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ठीक है ना। और इसी की जगह पे हमने क्या लिखा था, वो जो ऊपर m लिखा था ना वह MW लिख देना। इफ m इज, हाँ वह MW लिख दो, जहां लिखे थे ना इफ MW, ये तुम्हारा क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। अब जैसे ये हमें पता चल जाता है ना, तो बॉडी का मास कितना है और बॉडी का हीट
हीट कैपेसिटी कितना या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम बस वाटर का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है या हीट कैपेसिटी कितना होता है? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, किसी को पता है? सोचो कितना होगा, किसी को पता है इधर ऑनलाइन वालों में? वाटर का हीट कैपेसिटी कितना होता है? वन क्या यूनिट, नहीं पता? 4180 लिख लो, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4180 जूल पर केजी पर डिग्री से। और अगर इसी को कैलोरी में चेंज करोगे तो ये होगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री से। वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसकी एस डब्ल्यू की वैल्यू इतनी होती है। अभी ये जो चैप्टर है ना, इसमें बस लिक्विड लिक्विड चलेगा, लिक्विड को हीट देंगे या लिक्विड से हीट निकालेंगे। ठीक है, गैस में जो हीटिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, क्योंकि गैस के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए ये जो एस की वैल्यू है ना या सी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, प्रोसेस चेंज होगा, अलग हीट कैपेसिटी आएगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, सीपी सीवी सुने हो, सीपी और सीवी, तो वो गैसेस के लिए यूज होते हैं, क्योंकि गैस कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी की सी की वैल्यू अलग हो जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर की ये सी की वैल्यू अलग हो जाती है। तो उसके चलते हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे, एग्जैक्ट है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर इधर समझ में नहीं आया तो उधर से समझ लेना, और उधर समझ में नहीं आया तो फिर सरेंडर कर देना। कितना बार समझोगे? सवाल लिखना। लिखना, अ कॉपर ब्लॉक, अ कॉपर ब्लॉक, अ कॉपर ब्लॉक having water equivalent, having water equivalent of 50 kg, of 50 kg is heated, is heated, is heated till its temperature, till its temperature is increased by, till its temperature is increased by, increased by 20 degree Celsius, is increased by 20 degree Celsius. Find, find heat supplied, find heat supplied to this block in kilo Kelvin, in kilocalorie, sorry, in kilocalorie. Heat supplied to this block in kilocalorie. सॉल्व करना 1 मिनट आ रहा है।
Sir, 10 to the power 3 kilocalorie. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, यस सर। जो कॉपर ब्लॉक है उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो जो हीट सप्लाइड है निकालने के लिए वो कैसे निकलेगा, MW/SW डेल्टा टी। तो MW पुट कर दो 50, SW जो दिया हुआ सवाल उसके अकॉर्डिंग किस में निकालना है, कैलोरी में निकालना है, तो कैलोरी में पुट कर दो। कैलोरी में कितना होगा 1, डेल्टा टी 20। ठीक है, सर 50 kg को ग्राम में लेना होगा ना? ग्राम में लेना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 10 100 इंटू 10⁻³ और इसको किलो किलो में करोगे तो ये फिर ये कैलोरी में है। सर 1000 into 10 to the power 3। कौन सा 50 into 20। हाँ, तो ये चेंज हो जाएगा ना 100 किलो कैलोरी। किस में, इधर इधर, अरे ये केजी में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसलिए तो 1000 इधर सर मत। 50 और 20 मल्टीप्लाई होके ये 1000 होगा। अच्छा अच्छा, ये 1000 होगा, तो इधर एक जीरो बढ़ा दो। चलो, तो सेंसिबल हीटिंग की जो बातें थी वो यहीं पे समाप्त हो रही हैं। अब लैटेंट हीटिंग आएगा। लिखना है इसमें, when heat added to a system, when heat added to a system, system मतलब वही body, when heat added to a system, produces phase change, produces phase change, produces phase change. This heat is called latent heat. This heat is called latent heat, and the process is called latent heating, and process is called latent heating. Full stop. During latent heating, during latent heating, during latent heating, temperature of the body, during latent heating, temperature of the body remains constant, remains constant. नीचे लिखना, latent heat is directly proportional to, latent heat is directly proportional to, directly proportional to mass of the body, mass of the body, that is QL is directly proportional to M। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, ठीक है, और L इज ए कांस्टेंट,
और जनरली जो लैटेंट हीट होता है किसी भी बॉडी के लिए दो होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिखना यूनिट क्या होगा लैटेंट हीट का? यूनिट इसका बहुत ही सिंपल है, जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम। टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है तो टेम्परेचर दिखता नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं पूरा, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू फ्यूज 1 kg of a substance LF क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। जैसे अगर इसको 1 kg कर देंगे तो Q जो होगा हीट सप्लाइड वो L के बराबर हो जाएगा। और अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज 1 kg ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन में कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड। और LV का डेफिनेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस। लिखना आइस एट, सवाल है ये, आइस एट माइन आइस आइस ICE आइस एट -2 डिग्री सेल्सियस, ice at -2 degree Celsius is converted to is converted to is converted to steam is converted to steam at 100 degree Celsius 100 degree Celsius. Find total amount of heat find
total amount of heat required for this process. मास रख लो 1 kg, m इज इक्वल टू 1 kg. एल बी और एल एफ की वैल्यू लिख दो. एल बी जो होता है वो 540 कैलोरी पर ग्राम, और एल भी जो होता है, सॉरी एल एफ जो होता है वो होता है 80. वाटर के लिए याद रखेंगे एल एफ, एल वी और एस की वैल्यू. कभी कभी एग्जाम में नहीं देता. आइस के लिए भी एस की जरूरत पड़ेगी ना. हाँ, आइस के लिए एस की जरूरत पड़ेगी, वो भी लिख लो. एस आइस जो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम. पहले इसमें पता करोगे कितना बार सेंसिबल हीटिंग होगा, कितना बार लैटेंट हीटिंग होगा, फिर कैलकुलेट करेंगे. सेवन 20. ठीक है. ये प्रोसेस करना. चलो अब देखते हैं इंटरनल क्या क्या हो रहा है. पहले तो ये 2 डिग्री सेल्सियस आइस पे है, तो इसको कन्वर्ट करोगे 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे. आइस को पहले आइस में ले जाएंगे, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे. तो यहाँ जो हीटिंग आएगा वो होगा सेंसिबल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो QS1. अब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आइस है ये चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे. यहाँ से आएगा QL1. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, और जब फेज चेंज होता है तो लैटेंट हीटिंग आता है. अब नेक्स्ट काम क्या है, वाटर को अब जरूरत है 100 डिग्री वाटर पे पहुंचाने का. तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचाओगे. तो अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज वही है, तो यहाँ पे आएगा QS1. अब इसके बाद का काम क्या है, 100 डिग्री स्टीम पे पहुंचाना. तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है. फेज चेंज होगा, डेट विल बी QL2. Q नेट होगा या Q टोटल जो होगा, डेट विल बी QS1 प्लस QL1 प्लस
QS2 प्लस QL2। ठीक है, यहाँ से सबकी वैल्यू निकाल लो, QS1 QL QS2 QL3 सॉरी QL2, और उसको ऐड कर दो तो आ जाएगा। QS1 में क्या हो रहा है, मास 1 kg है, तो 1 इंटू एस की वैल्यू मैंने बताया 0. आइस के लिए 5 है, इंटू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर कितने का चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना, इसको पुट करेंगे 0 माइनस -2। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 1 कैलोरी। अब QL1 निकालोगे, QL1 कितना होगा, M इंटू एल, 1 इंटू यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है कौन सा हो रहा है, फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन। फ्यूजन, फ्यूजन के लिए कितना रखेंगे 80, यहाँ से आएगा 80 कैलोरी। नेक्स्ट वन इज, किसको कन्वर्ट कर लो बस, 1000 से किलो कैलोरी लिख दो यहाँ पे, बाकी वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, 1 जो kg है उससे किलो कैलोरी में चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या था, 1 इंटू वाटर चेंज हो रहा है, तो 1 इंटू 100,000 करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 100 किलो कैलोरी। लास्ट वन इज QL2, 1 इंटू 540 किलो कैलोरी। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा 721 किलो कैलोरी। बोलो कौन सा, QS2 इधर है, सॉरी यहाँ इसको मैंने QS1 लिखा, ये है QS2। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वाटर को, वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट करके कहाँ पे ले जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर और हीट देंगे तब वो स्टीम में चेंज होगा। पहले वाटर था 0 पे, उसको हीट करेंगे 100 पे जाएगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पेज वही रह रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सेंसिबल हीटिंग आएगा, और सेंसिबल हीटिंग के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, MS∆T। एस के लिए वाटर वाला यूज करेंगे, तो वाटर की एस की वैल्यू कितनी होती है 1, मास 1 kg दिया हुआ है, तो इधर पुट करोगे आ जाएगा। यार 1000 इसलिए लिखे ना kg के लिए, वो इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, वो 1000 जो है ना एक्स्ट्रा, ये मास 1 kg में था इसलिए सब में लिख दो यार, इधर भी 1000 होगा। हाँ तो अरे भैया तो 80,000 कैलोरी में आएगा ना, 1000 की जगह के लिख दिए हैं, लो इसको भी कर दे रहे हैं, ऐसे आएगा ना कैलोरी, तो अब इसको ऐसे लिख लो। अब खुश, इधर भी कर दे, लो इधर भी कर दे, कैलोरी में आएगा उसको बाद में किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। लिखना ग्राफ ऑफ, सॉरी और लिख दिया, टेम्परेचर वर्सेस टाइम।
ये जो गिवन सवाल था ना, गिवन प्रॉब्लम के लिए ही कर रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। यह टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस और इधर टाइम है। और क्यू भी रख सकते हो, टाइम रखो या क्यू रखो, दोनों सेम चीज है। देखो इनिशियली हमने स्टार्ट कहाँ से करा, -2 से, तो -2 पे क्या था, आइस था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, कहाँ पहुंचे, 0 पे। 0 पे पहुंचने के बाद क्या होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 पे चलेगा, पैरेलल चलेगा। उसके बाद फिर से इंक्रीज होगा, कब तक, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला यहाँ पे है, उसके बाद आगे वाला जो है वो इधर है। पहले आइस वाटर में चेंज होगा, कोई टेम्परेचर नहीं, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 100 पे पहुंचेगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और स्टीम बनेगा। अब यहाँ पे दो स्लोप है, ये स्लोप और ये स्लोप। इन दोनों स्लोप में कौन सा ज्यादा होगा, दो स्लोप बन रहा है ना। जब एक बार आइस में सेंसिबल हीटिंग हो रहा है तो आइस स्लोप बनाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने का, और एक बार जब वाटर में सेंसिबल हीटिंग हो रहा है तो यहाँ पे एक स्लोप है। किसका स्लोप ज्यादा होगा, वाटर का। क्यों, सोच के बोलना, ऐसा ही नहीं बोलना। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस से, चलो देखते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये टी और टाइम के बीच में या फिर टी और क्यू के बीच में। तो हमने देखो, हमने पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है ना, उसमें जो स्लोप आएगा वो किसके चलते आएगा, इसमें जो स्लोप आएगा छोटा वाले से, छोटा वाला ज्यादा आसान रहेगा, dQ dt। यह है, हमें क्या चाहिए, dt बाई dQ चाहिए, ये स्लोप होगा। अगर टेम्परेचर वर्सेस क्यू प्लॉट किए हो तो इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए dt बाई क्या चाहिए, dQ चाहिए। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे ना तो dt बाई dQ कितना होगा, 1/ms। अब मास जो है वो तो कांस्टेंट है, मास जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। इफ मास इज कांस्टेंट, तो जो स्लोप होगा dt बाई dQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s। अब जिसका ज्यादा s होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो s किसका ज्यादा है, वाटर का s ज्यादा है, यानी ये स्लोप और ये स्लोप में ज्यादा स्लोप किसका होगा, आइस का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जो थीटा, अगर यहाँ पे ये थीटा है 1, थीटा नहीं फाई रख दो, क्योंकि कभी कभी थीटा फाई से कंफ्यूज हो जाता है मेरा, और यहाँ पे फाई 2 है। तो जो फाई 2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, फाई 1। इधर से आ रही है बात समझ में, जिसका जितना कम
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका स्लोप उतना ज्यादा। यहाँ से ग्राफ कौन सा है, टी वर्सेस क्यू। अगर क्यू वर्सेस टी प्लॉट किया तो फिर उल्टा हो जाएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you.